दोस्तों आज फिर लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 9 का दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं यानी जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों का सेट है। तो देखते हैं अध्याय हमारा दूसरा लेसन है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पहला प्रश्न है, पदार्थ कम से कम कितने अवयवों से मिलकर बने होते हैं। तो किसी भी पदार्थ का निर्माण कम से कम 2 अवयव मिलकर ही किसी पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो आंसर कौन सा सही है? दूसरा। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रकृति होती है। पदार्थ देखना है शुद्ध है या अशुद्ध। तो जब रासायनिक प्रकृति समान होगी तभी वो पदार्थ शुद्ध होंगे। अच्छा चलिए आप बताइए कि दूध की रासायनिक प्रकृति समान है? नहीं है। क्या दूध शुद्ध है? नहीं शुद्ध है, क्योंकि दूध में मलाई होती है, फैट्स भी होते हैं और भी इनकी रासायनिक प्रकृति अलग अलग होती है, तो ये शुद्ध रूप में नहीं होते हैं। तो अगर रासायनिक प्रकृति समान होगी तो वो पदार्थ शुद्ध होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण है। यानी विलयन जो है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का कैसा मिश्रण है। तो विलयन जो होता है ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न है हमारा, मिश्र धातुएं 2 या अधिक धातुओं का मिश्रण है। यानी मिश्र धातुएं 2 या 2 से अधिक ऐसी धातुओं का मिश्रण, समांगी या विषमांगी। तो ये भी जो मिश्र धातुएं होती हैं ये 2 या 2 से अधिक समांगी धातुओं के मिश्रण होती हैं। पांचवें प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है। आपको क्या बताना है? मिश्र धातु। मिश्र धातु के बारे में हमारा अगला प्रश्न कौन सा था कि मिश्र धातुएं 2 या 2 से अधिक क्या होती हैं? समांगी मिश्रण होते हैं। तो कांसा आपको पता है कांसा किससे मिलकर बना होता है? कापर और टीन से। कापर और टीन से कांसा होता है। पीतल में कापर और जिंक 2 धातुएं होती हैं। स्टील में आयरन, क्रोमियम, निकिल होता है। और लोहा यानी आयरन ये अकेली है। तो फिर इसमें हमारा कौन सा सही जाएगा? चौथा सही जाएगा, यानी आयरन। लोहा क्या है? मिश्र धातु नहीं है। लोहा क्या है? मिश्र धातु नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है। जिंक या लोहे का, जिंक या कॉपर का, जिंक या कार्बन का। तो ऑप्शन कौन सा सही है? पीतल, कॉपर और जिंक का। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा। पीतल, कॉपर और जिंक का मिश्रण है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैस और जल विलयन का उदाहरण है। यानी गैस और जलीय विलयन का उदाहरण कौन सा है? पहला है शरबत सबको पता है, नमक पानी का होता है और चीनी पानी का भी। तो इसमें गैस नहीं है। अल्कोहल और पानी ये भी नहीं है। सोडा जल क्या है? गैस और जल का विलयन है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? तीसरा। गैस और जल का विलयन क्या है? सोडा जल में विलय होता है। सोडा जल में विलयन सबको पता है, जैसा कि अभी पहले ही बताया गया। विलयन क्या है? 2 या 2 से विलयन के बारे में बताया गया कि एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है। और इनमें विलय, अब यहाँ पे पूछा गया विलय और विलायक। तो इसमें पूछा गया सोडा जल में विलय क्या है? पानी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन है। तो ऑप्शन हमारा जो सही जाएगा ये तीसरा है। कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा जल में क्या विलय है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्या है? CO2। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विलयन के कणों का व्यास होता है। क्या है? विलयन के कणों का व्यास होता है। तो विलयन के कणों का व्यास जो होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ये ऑप्शन दूसरा सही जाएगा, विलयन। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। बिल्कुल सही है, पहले ही बताया गया आपको। नमक तथा जल का मिश्रण विलयन होता है। जी, नमक और जल का मिश्रण क्या होता है? विलयन होता है। और तीसरा है, कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से कम होता है। मतलब चौथा इसमें लिख गया है, ये भी सही है। विलयन में प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं। जी नहीं, ये आपका गलत जाएगा। विलयन में प्रकाश की किरणें नहीं फैलती हैं। विलयन में प्रकाश की किरणें नहीं फैलती हैं। तो इसमें कौन सा सही जाएगा? तीसरा। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है। और आपका कोलाइड होता है। क्या होता है? कोलाइड क्या होता है? ये एक विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। और तीसरा आपका होता है निलंबन क्या होता है? ये भी विषमांगी मिश्रण होता है। तो विलयन समांगी मिश्रण है। और ये जो प्रकाश की किरणें फैल सकती हैं ये किसमें फैल सकती हैं? तो प्रकाश की किरणें जो फैलती हैं वो कौन सा प्रभाव होता है? टिंडल प्रभाव होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 300 ग्राम विलयन में 500 ग्राम साधारण नमक विलय है। विलयन की सांद्रता बतानी है। क्या बताना है आपको? विलयन की सांद्रता। तो यहाँ पे विलय की सांद्रता बताना है। इसको निकालने के लिए, विलय की सांद्रता निकालने के लिए जो विलय का
द्रव्यमान और फिर क्या है विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 होता है। तो हमें विलय का द्रव्यमान निकालना है। विलय का द्रव्यमान कितना दिया है इसमें 50, क्या दिया है 50। और आपको क्या निकालना है विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन के द्रव्यमान कितने हैं, विलयन में क्या जाएगा, यानी जो विलायक भी है और विलय भी है। तो विलायक कितना दिया है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, विलायक कितना है 300 ग्राम और विलय कितना है 50। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 350 ग्राम, कितना हो जाएगा 350 और गुणे 100 अगर आप निकालेंगे तो इसमें आपका जो आंसर आएगा 14.28, क्या आएगा 14.28। तो ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, तीसरा। कौन सा सही है इसमें, तीसरा, इसमें ऑप्शन तीसरा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विलयन के लिए सही कथन है। बताना है आपको विलयन के लिए कौन सा कथन सही है। या एक सही कथन सही है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है इसमें। या एक समांगी मिश्रण है, ये सही है। इसके कणों को आंखों से देख सकते हैं, विलयन के कणों को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि बताया गया आपसे कि 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। और तीसरा है इसके कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, ये भी गलत है। तो इसमें हमारा कौन सा सही जाएगा, पहला सही जाएगा। इसमें ये नहीं, ये गलत जाएगा। कौन सा कथन सही है होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश की किरणों का विलयन में फैलना क्या कहलाता है। प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाएगा, टिंडल प्रभाव। क्या कहलाएगा, टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव कहलाएगा, टिंडल प्रभाव। अगला प्रश्न है द्रव और गैस के कोलाइड्स को क्या कहते हैं। द्रव और गैस के कोलाइड्स को क्या कहते हैं। कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड्स होते हैं एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड्स क्या होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें गैस में द्रव की बूंदें भी होती हैं, ठोस की बूंदें भी होती हैं और इनको हम छन्नी के द्वारा छानते हैं तो स्पष्टली नहीं छन सकते हैं। ये कहिए कि कोलाइड्स के कणों को हम अलग कर सकते हैं अपकेंद्रक वृत्त से। जैसे दूध से अगर मलाई निकालना है, ठीक है, तो निकाल सकते हैं। ये कोलाइड्स के प्रकार हैं और इनकी जो तो प्रश्न में आपको ऑप्शन जो दिया गया है, पहला है फोम, दूसरा है इमल्सन, तीसरा है एरोसॉल, चौथा है जल। द्रव और गैस का कोलाइड्स नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन आपका जाएगा सही एरोसॉल। एरोसॉल होता क्या है, जो ये एरोसॉल होता है ये ठोस या तरल कणों का वायु में जो बिखराव होता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एरोसॉल बोलते हैं। यानी ठोस या तरल कण, छोटे छोटे जो द्रव की बूंदें यानी कण होते हैं जिनका वायु में बिखराव होता है और ये बहुत सूक्ष्म अवस्था में होते हैं। इनके कण वायु में तैरते रहते हैं, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एरोसॉल बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, द्रव और गैस के कोलाइड्स को हम क्या बोलते हैं, एरोसॉल बोलते हैं, द्रव और गैस के कोलाइड्स को। अगला प्रश्न है इमल्सन का उदाहरण। इमल्सन का, इसके पहले आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ जो हमारा प्रश्न 14 था, ये देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था एरोसॉल को पूछा गया था। एक सेकेंड जी, ये प्रश्न है द्रव गैस के कोलाइड्स को कहते हैं। द्रव और गैस के कोलाइड्स यानी अगर गैस में द्रव के कण छोटे छोटे या ठोस के कण अगर होंगे, ये कोलाइड्स के प्रकार होते तो उन्हें एरोसॉल कहेंगे। अगर अब दूसरे में हमें से पूछा गया इमल्सन, इमल्सन भी एक कोलाइड्स का ही प्रकार होता है। इमल्सन में क्या होता है, इमल्सन ये होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक द्रव यानी तरल पदार्थ होते हैं, उन्हें हम इमल्सन कहते हैं। जब गैस में ठोस या द्रव के कण होंगे तो वो एरोसॉल कहलाएंगे और इमल्सन क्या होंगे, इसमें 2 तरल पदार्थ, 2 से अधिक भी तरल पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन ये क्या होंगे, दोनों आपस में मिलते नहीं हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इमल्सन कहते हैं। ऑप्शन जैसे कोहरा, कोहरा हमारा है, शेविंग क्रीम है, दूध है और जेली है। तो इनमें आपको उदाहरण बताना है कि कौन सा सही है। हाँ, तो इसमें इमल्सन में कौन सा सही जाएगा, ऑप्शन है कोहरा, शेविंग क्रीम, जेली और दूध। तो ये इमल्सन और एरोसॉल ये सब कोलाइड्स के प्रकार होते हैं, इसमें दूध सही जाएगा। दूध में क्या है, मलाई और दूध है, तो इनमें दोनों तरल पदार्थ हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, सामान्य रूप से मिश्रित नहीं हुए हैं और ये एक दूसरे के ऊपर फैले हुए हैं। ठीक है, इसमें हमारा 15 में कौन सा सही जाएगा, दूध। अगला प्रश्न है कुहासा उदाहरण है। कुहासा किसका उदाहरण है, फोम का, शॉल का, एरोसॉल या जेल का। तो कुहासा किसका उदाहरण है, ये आपका एरोसॉल का है। एरोसॉल में अभी आपको बताया गया ठोस या द्रव के कण जो होते हैं वे क्या होते हैं, गैस में मिक्स होते हैं, तो उन्हें क्या है, कुहासा। अगले प्रश्न को देखते हैं, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि से अलग करेंगे। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को हम अलग करेंगे किस विधि से, तो इसका ऑप्शन सही जाएगा रुद्धपातन। क्या है, रुद्धपातन, बताइए क्या है, रुद्धपातन। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्याही के रंगों का पृथक्करण किस विधि से किया जाएगा। तो स्याही के रंगों का जो किसी भी
स्याही के रंग दिया गया है, तो रंग यानी इसमें वाष्पीकरण है, ऊर्ध्वपातन है और क्रोमेटोग्राफी है। तो आपको ऑप्शन से ही समझ में आ रहा होगा कि वाष्पीकरण ड्रॉ की प्रक्रिया में होगा, ऊर्ध्वपातन में आपको कल ही के क्वेश्चन में बताया गया कि ठोस का सीधे गैस में, तो ये होगा नहीं। क्रोमेटोग्राफी होगा, क्रोमो इक्वल टू कलर होता है, ठीक है। तो इसमें स्याही के रंगों का पृथक्करण हम क्रोमेटोग्राफी के द्वारा करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण की विधि नहीं है। पृथक्करण की विधि कौन सी नहीं है? प्रभाजी आसवन पृथक्करण की विधि है, क्रोमेटोग्राफी भी है और ऊर्ध्वपातन भी है। घोलना क्या है? घोलना ये पृथक्करण यानी अलग करने की विधि नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं, वायु में उपस्थित गैसों को किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? वायु में उपस्थित गैसों को, तो ऑप्शन है प्रभाजी आसवन, दूसरा है क्रोमेटोग्राफी, तीसरा है ऊर्ध्वपातन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही जाएगा ये है प्रभाजी आसवन द्वारा। किसके द्वारा हम अलग कर सकते हैं? प्रभाजी आसवन द्वारा। प्रभाजी क्रोमेटोग्राफी द्वारा कलर को, ऊर्ध्वपातन में ठोस का सीधे गैस में। ये आसवन विधि होता क्या है? आसवन विधि को हम कह सकते हैं, इसमें क्या है, गैस को करते हैं ना। तो प्रभाजी आसवन भी दो होते हैं, एक प्रभाजी आसवन होता है और एक होता है आसवन विधि। तो इनमें क्या होगा, अगर क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है तो प्रभाजी आसवन होगा, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगा तो आसवन विधि द्वारा होगा। प्रभाजी आसवन में क्या होगा, वायु से गैसों को अलग करते हैं। कैसे करते हैं वायु से गैसों को? दाब बढ़ाकर और ताप घटाकर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक भारी है? सबसे भारी अधिक कौन सा होगा? सुक्रोज के 0.2 मोल, कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल, या आपका कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल, या जल के 10 मोल। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही जाएगा ये तीसरा सही जाएगा। कौन सा है? तीसरा। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? तो इसमें परमाणुओं की संख्या जो अधिकतम होगी ये आपके मीथेन में होगी। किसमें होगी? CH4 में होगी। CH4 के 18 ग्राम में, ऑक्सीजन के 18 ग्राम में कम होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड के भी। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? पहला सही जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, आयोडीन 131 के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अगर आयोडीन यानी थायराइड के विकार में, आयोडीन 131 का किसके उपचार में किया जाता है? ये आपका थायराइड के। ये रहा लास्ट प्रश्न। पानी का 1 ग्राम अणु का द्रव्यमान होगा, पानी का एक, इसका जो फॉर्मूला होगा ये क्या होगा? H2O। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 होते हैं। ऑक्सीजन कितना होता है? 8, ठीक। और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है, ये 2 अणु हैं तो इनका 2 जाएगा, ऑक्सीजन 8 होता है, इनका द्रव्यमान कितना होगा? 16। तो 16 और 2 18, 18 ग्राम कौन सा है? दूसरा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? ये आपका जाएगा दूसरा सही जाएगा, ठीक है। ये इतने प्रश्नों का सेट था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। अभी इस अध्याय की और भी प्रश्न हैं जिन्हें मैं कल आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर वीडियो में कोई भी एरर है तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो सही है। प्रश्न के आंसर, प्रश्न और कम समय में आपको कितनी अच्छी जानकारी दी जा रही है उस पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।